मेरा नाम कल्याण सिंह रावत है। मैं एक अध्यापक रहा हूँ और इसके साथ-साथ मैंने प्रकृति को बचाने के लिए कुछ प्रयोग किए हैं और सबसे बड़ा प्रयोग जो था, एक मैती आंदोलन के रूप में हर शादी की यादगार में एक पेड़ लगाना था, जिसे मैती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब लोग इस प्रकृति को बचाने के लिए और इस हरियाली को बचाने के लिए काम करें। ये हमारा उत्तराखंड जो है, ये प्राकृतिक रूप से बड़ा संपन्न है। पहले उत्तराखंड को आरण्य प्रदेश के रूप में जाना जाता था और हरे भरे जंगल यहाँ की विशेषता थी। केवल वन जातियाँ यहाँ रहा करती थी। तो इतना घना जंगल था कि यहाँ हिमालय तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं होता था। बड़े बीहड़ इलाका था और कोई बहुत बसासतें बहुत कम थी। लेकिन बाद में लोग यहाँ से राजस्थान से, गुजरात से, जब उधर से बाहर के आक्रांताओं का प्रवेश हुआ तो डर की वजह से सब हिमालय की तरफ आए और यहाँ उन्होंने अपनी जो पूर्व से रहने वाली जो जंगली जातियाँ थी, उन जातियों के साथ मेल करके उन्होंने यहाँ पर अपनी बसासतें बसाई और धीरे धीरे यहाँ पर जंगलों का जो घने जंगलों था, उन जंगलों के बीच में उन्होंने अपने गांव बसाने शुरू किए। और उन्होंने यहाँ पर जंगलों को काट करके यहाँ पर एक इस तरह का सिस्टम तैयार किया कि एक जगह पर जंगल काट करके एक साल यहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे, दूसरी जगह पर जा करके फिर वहाँ जंगल काट करके खेती करेंगे। इस तरह से वो आगे बढ़ते गए और इस तरह की इसको हम झूमिंग खेती करते हैं। इस खेती की तरह यहाँ के जंगल धीरे धीरे समाप्त होते गए और उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों को यहाँ के जो जंगल थे, हमारे परंपरागत जंगल थे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो ज़्यादातर जो हमारे जंगल हैं वो बांज के जंगल हैं। बांज माने क्वेरकस, और इसकी कई जातियां यहाँ होती हैं। तो ये बांज जो हमारे लिए है, उत्तराखंड के लिए, इसे हरा सोना कहा जाता है। ये ग्रीन गोल्ड है, क्योंकि बांज की हर चीज़ हमारे लिए काम आती है। इसके पत्ती से लेकर और इसके तने से लेकर हमारा गांव का जीवन जुड़ा हुआ है, काश्तकारी जुड़ी हुई है। और बांज की पत्तियाँ हमारे पशुओं के लिए बहुत अच्छी चारे वाली होती हैं और उससे जानवर अच्छा दूध देती हैं। बांज की पत्तियों से बहुत अच्छी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। जहाँ ये बांज के जो पेड़ होते हैं, इनकी पत्तियाँ काफ़ी गहरी हरी होती हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण करने में ज़्यादा सक्षम होती हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने में स्टॉक करने में भी इनका बड़ा योगदान होता है। बांज के पेड़ सबसे ज़्यादा वायुमंडल से नमी को खींच करके ज़मीन को पानी देते हैं, सबसे ज़्यादा। और हम ये मानते हैं कि 48 घंटे में एक स्वस्थ जो बांज का पेड़ होगा, लगभग 50 साल की उम्र का, तो लगभग 400 गैलन पानी ज़मीन को देता है। और इस प्रकार से उत्तराखंड का जो मध्य हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये पहले बांज के जंगलों से ही भरपूर था। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ आए, यहाँ पर मसूरी में, नैनीताल में, ऐसे स्थानों में जब ये बसे, तो उन्होंने इस बांज की उपयोगिता नहीं समझी। लेकिन बांज की जो तना होता है, ये काफ़ी हार्ड वुड है और इसका हमारे उत्तराखंड में काश्तकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बैलों के हल के वो हल बनाना, कुदाल और जितने भी हमारे औजार होते हैं खेतीबाड़ी के, उनके जो बेंड बनते हैं, वो सब इसी के बनते हैं और इसको बहुत मजबूत लकड़ी मानी जाती है। तो अंग्रेज़ों ने इस बांज का उपयोग कोयले बनाने में किया। बड़ी बड़ी भट्टियाँ कोयले लगा करके अंग्रेज नैनीताल, मसूरी और रानीखेत जगहों पर रहने के लिए, इनको ठंड से बचने के लिए कोयला चाहिए था, तो इन्होंने कोयले की भट्टियाँ बना करके जंगलों का विनाश किया। और इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में धीरे धीरे ये बांज के जंगल हैं, ये जो मिश्रित जंगल है हमारे, बांज की तरह कई और जातियाँ हैं। उसमें हमारे यहाँ फल्याट होता है, कई और तिलांज होता है, ये सब जातियाँ हैं। ये हमारे लिए उपयोगी थे, ये धीरे धीरे समाप्त होने लग गए। और अंग्रेज यहाँ बाहर से, ऑस्ट्रिया से, इंग्लैंड से ये चीड़ के पेड़ लेकर के आए और चीड़ के बीज लेकर के आए और उन्होंने बीजों को यहाँ हमारे उत्तराखंड के जो गांव वाले थे उनको बांटे
कि इन बीजों को अपने गांव के आसपास के जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वहां इनको बोइए। उनको पता था कि जब ये चीड़ ऊपर होगा इसके कोन बनेंगे, और ये कोन जब परिपक्व होंगे तो ये जब नीचे गिरेंगे तो घाटियों में जब ये जाएंगे तो इनके बीज अपना आप जो हैं डिस्पर्सल होंगे और उसके बाद ये अपना आप फैल जाएंगे। और उनकी ये नीति बड़ी काम आई, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि बांध से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसी लकड़ी चाहिए, ऐसे पेड़ चाहिए जो हमें कुछ इनकम दे सके, और उसके लिए ये चीड़ सबसे महत्वपूर्ण था। और वो जानते थे कि चीड़ बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, जल्दी ये बन तैयार हो जाएगा। 12 वर्ष में एक चीड़ का पेड़ जो है वो रेजिन देने लगता है, लीसा जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं। इस लीसा से तारपीन का तेल बनता है, इस लीसा से बिरोजा बनता है जो काफ़ी महंगा बिकता है। और यही जो चीड़ का पेड़ है, इसके जो तना है, इससे बहुत अच्छा टिम्बर लकड़ी जो हमें प्राप्त होती है, जैसे रेलवे में जो स्लीपर बिछाने के लिए आती है, ये बड़ी कार। तो इस इकोनॉमी वैल्यू के कारण इन लोगों ने हमारे उत्तराखंड में बांध के जंगलों का विनाश किया और चीड़ के जंगलों को यहाँ छोड़ दी। आज हमारे उत्तराखंड में इतना चीड़ फैल चुका है कि आज 28% से अधिक हमारे पास चीड़, और बांध घट करके, जिसको हम अपना हरा सोना कह रहे हैं, वो घट करके लगभग 16-17 पे पहुंच गया। 1980 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था कि 1000 मीटर से ऊपर आप कोई भी पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, और उस कानून के तहत आज हमारे उत्तराखंड में हम 1000 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्र में कहीं भी हम पेड़ नहीं काट सकते हैं। इसका सीधा सीधा कहाँ लाभ हुआ, वो चीड़ को हुआ, क्योंकि चीड़ 1000 मीटर से ही ऊपर होता है, और चीड़ जब कटा नहीं तो उसको फैलने में बहुत सहायता मिल गई। आप जानते हैं कि चीड़ की जो पत्तियां होती हैं नीडल लाइक होती हैं, और ये जब मार्च के बाद जब गर्मी शुरू होती है तो ये सब अपनी पत्तियों को गिराने लगता है। इससे ये सब पत्तियां जब नीचे गिरती हैं तो सूख करके एक बहुत बड़ा बिछौना बन जाता है, 1-2 फीट तक ऊंचा ये पत्तियों का एक लेयर बन जाती है। और ये इतनी सूखने पर इतना आग को पकड़ने वाली होती है कि अगर एक छोटी सी माचिस की तीली अगर जल जाए तो तुरंत पेट्रोल की तरह ही आग पकड़ लेता है। और इसके बाद ये सारा जब आग लगती है चीड़ के जंगलों पे तो उसको बुझाना नामुमकिन है। क्यों? क्यों क्राउन फायर कई फीट और मीटर तक ऊपर इसकी लपटें निकलती हैं, जिसको हम आम आदमी बुझा नहीं सकता है। इस तरह से चीड़ के जंगल तो जलते ही हैं, उन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे बड़ा खतरा होता है। घोंसले हैं, छोटे बच्चे हैं, हिरन है, खरगोश हैं, इस तरह के कई जीव जंतु उस आग के हवाले हो जाते हैं। और ये एक आग पेड़ों को ही नहीं बल्कि कई जीवों को ख़त्म कर देता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मध्य हिमालय हमारा आता है, जो ऊपरी हिमालय है उसमें तो बर्फ़ है, लेकिन जो मध्य हिमालय है उसमें पूरे जंगल है हमारे, जहाँ हमारी बसासतें हैं, हमारे गाँव हैं, इन्हीं जंगलों के बीच में हैं। और इसका असर क्या होता है, यही कार्बन जो यहाँ हमारे हिमालय बिल्कुल सामने है, तो यही कार्बन जो है हिमालय की तरफ जब बढ़ता है तो हमारे हिमालय में जो बर्फ़ है उसमें कार्बन जो है वो जमा हो जाता है, और उस कार्बन से हमारे ग्लेशियर बहुत रैपिडली जो हैं वो पिघलने लग जाते हैं। आज ये ग्लेशियर कई मील पीछे चले गए हैं पिघल करके, जो ग्लेशियर कभी नहीं पिघलते थे वो भी पिघलने शुरू हो गए हैं। तो अब ये स्थिति आ रही है कि आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में हमारे ग्लेशियर इतने पीछे चले जाएंगे कि उनमें बर्फ़ ही नहीं रहेगी। तब इन नदियों का अस्तित्व कहाँ से होगा? ये नदियाँ कहाँ से आएंगी? ये गंगा यमुना जो उत्तरी भारत को 40% हमारी भारत की जनसंख्या को पानी देती है, वहाँ इनको पानी कहाँ से मिलेगा? वो मध्य हिमालय के इन बांझ के जंगलों से मिलता है, क्योंकि यहीं जो हैं पानी के स्रोत हैं। और इन स्रोतों से, इन जंगलों से जो नदियाँ निकलती हैं वो हमारे लिए जीवन दायिनी है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन नदियों में जैसे कोसी नदी है, गगास है, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, ये कमल नदी है, इस तरह की बहुत सारी नदियाँ जो जंगलों से निकलती हैं और हमारे गांव के आसपास से बह करके और फिर गंगा में मिल जाती है। ये नदियाँ हमारे लिए वरदान हैं। इन्हीं नदियों से हम सिंचाई करते हैं, इन्हीं नदियों का पानी हम पीते हैं, इन्हीं नदियों का पानी हम सारे चीज़ों में प्रयोग करते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि हिमालय की नदियाँ नहीं, हमें इन जंगलों की नदियों को बचाना होगा। और ये नदियाँ तब बचेंगी जब हमारे पास जंगल होंगे। और वो जंगल कौन से होंगे? चौड़ी पत्ती वाले, बांध जैसे जंगल जो हमारे पूर्वजों ने
पहले इस पूरे क्षेत्र को बांध के जंगलों से आवृत कर रखा था, बचा के रखा हुआ था। आज वही जंगल, वही बांध के जंगल चीड़ लील चुका है, उनके स्थान पर चीड़ आ गया है। अब हमें हमारे जो कई प्राकृतिक स्रोत पानी के हैं वो सूखने लगे। हमारे गांव के आसपास जो हैं, जो बहुत सारे पानी के स्रोत हुआ करते थे। अब अल्मोड़ा एक शहर है, उसमें 332 जो हैं पानी के नौले हुआ करते थे, लोग उनसे पानी पीते थे। आज चंद नौले, 2-4 नौले केवल नाम मात्र के, जिनमें भी बहुत कम पानी है, वही जिंदा है। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि वहाँ के लोगों को पानी पिलाने के लिए कोसी नदी से पंपिंग स्टेशन बनाना पड़ा। आज वो भी कोसी भी नदी भी सूख जा रही है, क्योंकि वो भी जंगलों से निकलती है, जंगल कट गए हैं, अब वो नदी भी गर्मियों में सूख जाती है। अब बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या को पानी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लाएंगे पानी? हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। हमने हैंडपंप लगाए कि हम जो अंडरग्राउंड पानी को निकाल करके पिएंगे, हम उसको भी पी चुके हैं। अब वो पानी इतनी गहराई पर चले गया है कि 20 से 25 मीटर नीचे हमें कहीं जा कर के पानी के स्रोत मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने। जहाँ बांध के जंगल हैं, वहाँ के नीचे की जमीन में बड़े बड़े पानी के तालाब होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में एक्वीफियर कहते हैं। वो एक्वीफियर पानी से भरे रहते हैं। तो जब बांध के जंगल वायुमंडल से नमी खींचते हैं तो अपनी जड़ों से पानी उन एक्वीफियरों में देते हैं और वो भरे रहते हैं। और उन्हीं एक्वीफियर जब भर जाते हैं तो उनके कई किनारों से पानी बाहर की तरफ रिसता है। वो चट्टानों से होता हुआ, मिट्टी से होता हुआ कहीं पानी जमीन से बाहर निकलता है। वो हमारे लिए पानी के स्रोत हैं। उसी बाहर निकलते हुए पानी वो हमारे स्रोत होते हैं। उन्हीं से हम नल लगा करके अपने गाँव में पानी ले जाते हैं। तो ये उत्तराखंड, अगर हमारे पास इतना बड़ा हिमालय है, 11% हिमालय हमारे पास, लेकिन ये हिमालय केवल देखने के लिए रह गया। अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर बारिश नहीं आएगी, बर्फ नहीं पड़ेगी, तो आप हिमालय को सफ़ेद नहीं, फिर आपको काला दिखाई देगा। केवल बड़ी बड़ी काली चट्टानें आपको दिखाई देंगी, कहीं हिमालय दिखाई नहीं देगा कि हिमालय है। ये स्थिति आ गई है। और एक जो लोकल प्रभाव जो हिमालय पे पड़ रहा है, उससे ज़्यादा जो हमारा पूरा ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, उसका असर भी हिमालय पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और इस प्रकार से आज देखिए, उत्तराखंड में बहुत सारी गतिविधियां बढ़ गई हैं, 4 लाइन बन रही हैं, पर्यटक इतने आ गए हैं कि 50 करोड़ों लोग जो हैं यहाँ 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं। और वो 4 धाम यात्रा कहाँ है? वो हिमालय के निकट है, वहाँ तक लोग जा रहे हैं। इतने लोगों का हिमालय तक जाना, उनकी गर्मी का भी असर हिमालय पे पड़ेगा। इतने लोगों का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ऊपर के बुग्यालों पर पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो है, ये आने वाले समय में हम संकटों से घिरे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड में 800 से ज़्यादा बुग्याल हैं। बुग्याल कहते हैं मिडो, जो ऊपर हिमालय में जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। 3000 मीटर से ऊपर ट्री लाइन होती है, उसके बाद ऊपर कुछ नहीं होता है, लेकिन केवल घासें होती हैं, और उनको हम बुग्याल कहते हैं। कि जो बुग्यालों में जो वनस्पतियाँ हैं, जो सारे मेडिसिनल वैल्यू की वनस्पतियाँ हैं, आपने सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी लंका में, तो सुषेण वैद्य ने कहा था कि आप तभी बच सकते हैं जब हिमालय से आप संजीवनी बूटी लेकर के आएंगे। तो हनुमान जी यहाँ आए थे उत्तराखंड के द्रोणागिरी में, और वहाँ से जो जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए तो पूरा पहाड़ तोड़ करके उठा करके ले गए थे। और ये एक उदाहरण है कि हिमालय इतनी बहुमूल्य जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। और आज ये जड़ी बूटियाँ तस्करों के हाथ, आज ये जड़ी बूटियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं। क्यों है लुप्त होने के कगार पर? क्योंकि ये जड़ी बूटियों को एक निश्चित तापक्रम चाहिए, निश्चित वातावरण चाहिए। और वो कौन देते थे उनको? जो उनके आसपास पसरे हुए जो ग्लेशियर होते थे, उनकी ठंड इन बुग्यालों को एक नमी देती थी, इन पेड़ पौधों को एक वातावरण देती थी। अब इन बुग्यालों के आसपास अब नमी नहीं है, इनके पास वो ठंड नहीं है, वो वातावरण नहीं है। तो कई जातियां जो हैं, जो अब स्ट्रगल कर रही हैं, या तो उनको ग्लेशियरों के नज़दीक से जाना पड़ेगा, शिफ्ट नहीं हो सकती हैं, तो क्या करेंगे? कहीं लुप्त हो जाएंगे। जब बर्फ़ ऊपर से पिघल करके आती है पानी बन करके, इन जड़ी बूटियों को स्पर्श करता हुआ पानी कहाँ आता है? हमारे नीचे छोटी छोटी जलधाराओं से होता हुआ गंगा में आता है। तो इन जड़ी बूटियों के तत्व जब गंगा में मिलते हैं, तभी गंगा अमृत बनती है। इसीलिए हम गंगा को माँ कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि गंगा का पानी सड़ता नहीं है, इसलिए ये जड़ी बूटियों का रस सारा उसमें मिला हुआ। लेकिन आज हमने गंगा को सीवर की नालियों से भर पड़ दिया है, कूड़ा कबाड़ डाल दिया है, सारे अपनी गंदगी को हम सीधे गंगा के हवाले कर रहे हैं। तो बताओ, जो अमृत को लेकर के जो नदियां हिमालय से नीचे आ रही हैं, वो कैसे अमृत को दुनिया तक दे पाएगी? वो तो जहर बन गया। हम आज जहर परोस रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकृति के इन संकटों के बारे में अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होगा कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो सबसे पहले जीवन के जो 3 आधार हैं, हमें पानी चाहिए, भोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। और ये तीनों प्रकृति हमें देती है। तो इसलिए हमारे सबसे पहली प्राथमिकता इन प्राकृतिक जो हमारे धरोहर हैं इनके प्रति होनी चाहिए।